नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ये मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी को शिक्षक दिवस की बधाई दी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों को छात्रों के लिए प्रेरणा और सच्चा राष्ट्र निर्माता बताया है। पीएम मोदी ने नए युवा आईपीएस अधिकारियों को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सिंघम की तरह फिल्मों को देखकर प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी पहले दिखावा करने में लग जाते हैं और पुलिसिंग के मुख्य पहलू की अनदेखी कर देते हैं। पीएम मोदी ने इन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे किसी तरह के गलत कृत्य में शामिल ना हो। एलएसी पर बड़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच 2 घंटे 20 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर शांति के लिए चीन को अपनी सेना पीछे हटानी ही होगी। इसके सिवाय चीन के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। बातचीत के दौरान भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा भी मौजूद थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी भारत चीन सैन्य गतिरोध को कम करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारत और चीन के बीच सीमा पर जो चल रहा है वो बहुत ही खराब स्थिति है। हम चीन और भारत के संबंधों में मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम इसमें शामिल होना और मदद करना पसंद करेंगे। भारत और चीन के बीच बीते कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव जारी है। इसी बीच अरुणाचल के कांग्रेस विधायक निनांग इरिंग ने बताया है कि चीनी सेना ने सुबाश्री जिले से 5 लोगों को अगवा कर लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अगवा लोगों को छुड़ाए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीएलए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। भारत और चीन सीमा तनाव पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पड़ोसी देशों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा। जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन नहीं होता तब तक द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य तौर पर कामकाज नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत चीन कठिन दौर से गुजर रहा है, फिर भी दोनों देश संवाद और संपर्क बनाए हुए हैं। सीमा पर गतिरोध के बीच थाईलैंड ने चीन को बड़ा झटका दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो थाईलैंड सरकार 102 किलोमीटर लंबी नहर वाले क्राक कैनाल प्रोजेक्ट को रद्द करने जा रही है। इसके पूरा होने पर चीन की हिंद महासागर तक पहुंच आसान हो जाती। इससे पहले थाईलैंड सरकार ने 72.4 करोड़ डॉलर की 2 चीनी पनडुब्बियों की खरीद में देरी करके भी उसे झटका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने SC/ST के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति की जान लेने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को इसके लिए जल्द कानून बनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने की योजना तय करने के लिए योगी सरकार कंसल्टेंट का चयन करेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने देश को 50 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य दिया है। इसी में अपनी सहभागिता के लिए योगी सरकार ने अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना महामारी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भारतीय दवा कंपनियों ने बड़ी परिपक्वता के साथ मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियों ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की भी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विचार को रक्षा क्षेत्र में लागू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का विचार विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले 2 दशक में हमने तकनीक के मामले में अहम छलांग लगाई है, लेकिन अब भी हम रक्षा उपकरणों, हथियारों और गोला बारूद के पूरे विश्व में सबसे बड़े आयातकों में शामिल हैं। सुशांत सिंह मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है, जिसके तहत रिया के भाई सोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। आज इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश होने से पहले इन दोनों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट में दीपेश सावंत को बतौर सरकारी गवाह पेश किया जाएगा, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस अब विकराल रूप लेता जा रहा है। देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। इनमें से अभी तक 69,561 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 86,432 नए मामले आए हैं। वहीं 1,089 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 8,46,000 हो गई है, जबकि अभी तक 31,000 7,000 लोग ठीक हो चुके हैं।
दुनिया भर में कोरोना के अभी तक 2,67,75,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 8,78,150 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 1,88,84,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी बीच WHO ने कहा है कि 2021 के मध्य तक ही कोरोना की वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। बिहार में एनडीए में वापसी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आर पार के मूड में हैं। मांझी ने कहा है कि चिराग कहते हैं कि जहां जदयू प्रत्याशी होंगे वहां लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में जहां लोजपा के उम्मीदवार होंगे वहां हमारी पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। इससे पहले जीतन राम मांझी चेतावनी भी दे चुके हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेंगलुरु में हुए बवाल को लेकर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये घटना पूरी तरह पूर्व नियोजित और सांप्रदायिक थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 अगस्त को हुए बवाल के दौरान भीड़ ने कुछ हिंदू बहुल इलाकों को विशेष तौर पर निशाना बनाया। ये पूरी घटना येदियुरप्पा सरकार में लोगों का विश्वास कम करने के मकसद से की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेल में बंद कैदियों को पैरोल देने की गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब उन कैदियों को पैरोल नहीं मिलेगी जिनसे समाज या किसी खास व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसे लोगों की पैरोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब कैदियों को पैरोल उनकी योग्यता और उनके व्यवहार के आधार पर दी जाएगी। बिहार विधानसभा और कई राज्यों में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि एक बार में मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता इकट्ठे ना हो। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अन्य राज्यों की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 की पाबंदियों में और राहत देने का ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अब राज्यों में शनिवार को भी बैंकें खुले रहेंगी, जिनका कोरोना के चलते शनिवार को कामकाज बंद रहता था। फिलहाल अब हर महीने के पहले, तीसरे और 5वें शनिवार को बैंक खुलेंगी, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में पहले की तरह ही छुट्टी रहेगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके मास्टर प्लान पर 424 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इसके पहले चरण में शेष नेत्र झील और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण होगा। दूसरे चरण में मुख्य मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा, जबकि अंतिम चरण में मंदिर के शेष नेत्र झील को जोड़ने वाले पथ का निर्माण पूरा होगा। कंगना रनौत के मुंबई को पीओके जैसा बताने वाले बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने पलटवार किया है। मुंडे ने कहा कि मुंबई को पीओके जैसा बताने वाली मानसिक संतुलन खो चुकी हैं, तभी वो मुंबई को पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके बता रही हैं, जबकि कंगना को मुंबई से ही नाम, पैसा और शोहरत मिली है। दरअसल कंगना ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया था। मुंबई के बाद अब कन्नड़ फिल्म उद्योग में मादक पदार्थ के सेवन और कारोबार का खुलासा हुआ है। बेंगलुरु की केंद्रीय अपराध शाखा ने कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने रागिनी से जुड़े 2 और लोगों को दबोचा है। बेंगलुरु संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने बताया कि रागिनी द्विवेदी, राहुल और बीरेन खन्ना की मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तारी की गई है। जिला जज के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि जिला जज के खिलाफ एक महिला न्यायिक अधिकारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने कहा था कि जज के खिलाफ यौन शोषण मामले की जांच जारी रखी जाए। कोरोना के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के मद्देनजर जापान अब भारत को एक उभरते बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है। इसको लेकर जापान ने चीन से भारत शिफ्ट होने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन की पेशकश की है। रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडी कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करने वाले जापान का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो आपातकाल में चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक स्थायी आपूर्ति मुहैया करा सके। कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने 31 वर्ष के इतिहास में एक और रिकॉर्ड बना दिया है। कनाडा में पहली बार एक महिला अधिकारी को अंतरिक्ष एजेंसी की कमान सौंपी गई है। कनाडा के विज्ञान एवं उद्योग संघीय मंत्री नवजीत बैंस ने बताया कि लीजा कैंपबेल को एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लीजा देश की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। वो एजेंसी के प्रमुख रहे सिल्वेन लापोर्टे की जगह लेंगी। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में 12 घंटे से भी कम समय में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात के करीब नासिक में भूकंप आया। सुबह सुबह मुंबई में झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी महाराष्ट्र ने कहा है कि सुबह 6:36 पर महाराष्ट्र में भूकंप आया। इसका केंद्र मुंबई से उत्तर में 98 किलोमीटर दूर था। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई है। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने बधाई संदेश में कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक के तौर पर है जो इससे कुछ भी सीखने की इच्छा रखते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षकों को ज्ञान का रास्ता दिखाने वाला पथिक बताते हुए कहा कि शिक्षक शिक्षा के माध्यम से
नई पीढ़ी को ज्ञान का रास्ता दिखाने का काम करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के आम चुनाव में प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप अपने प्रचार में पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बयानों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि निक्सन ने कई आरोपों का सामना करते हुए चुनाव में जीत हासिल की थी, वैसा ही मेरे साथ होने जा रहा है। वहीं ट्रंप को टक्कर देने वाले बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप तो भारतीयों और भारत की महिलाओं पर अक्सर टिप्पणी करते सुने जा सकते हैं। पंजाब में एक सिपाही को एसएसपी द्वारा बर्खास्त करना पुलिस के सभी अफसरों के लिए महंगा पड़ गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस के उन सभी अफसरों की सूची तलब की है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के बर्खास्त जवान सुरजीत सिंह ने अपनी याचिका में बताया है कि उस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद आईजी ने उसे सेवा में रखने के आदेश जारी किए थे। एसएसपी ने उस आदेश को नजरअंदाज करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया है। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान बंद की गई कुछ ट्रेनों को फिर से शुरू करने की तैयारी है। इसमें दून एक्सप्रेस, राप्ती सागर, मरुधर शताब्दी और तेजस व डबल डेकर ट्रेनें शामिल हैं। आपको बता दें कि 1 जून से लखनऊ मेल, पुष्पक और गोमती का संचालन शुरू हुआ था। इसके बाद अन्य ट्रेनों को भी चलाने की यात्री मांग करने लगे थे। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के आधार का निर्माण कार्य पितृपक्ष के बाद शुरू किया जाएगा। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए नींव डालने से पहले मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्रफल में 100 फीट नीचे तक 1200 स्थानों पर कुएं की तरह पाइलिंग कर चट्टान की आधारशिला तैयार की जाएगी। पुनः इसके ऊपर निर्धारित ड्राइंग के अनुसार नींव खड़ी की जाएगी। फिर मूल मंदिर के धरातल का निर्माण किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की 2 वर्चुअल बैठक में भारत ही शामिल हुआ है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बैठक में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर दुनिया से आतंकवाद का दंश खत्म करना है तो कुछ देशों को हमें जिम्मेदार ठहराना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बैठक में ब्रिक्स देशों के मौजूदा अध्यक्षों को रूस ने बुलाया था। दिल्ली नगर निगम के लाखों कर्मचारियों ने सैलरी न मिलने के चलते काम रोक दिया है, जबकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यही कर्मी सैनिटाइजेशन, स्कूल में राशन बांटने और कोरोना के बायोमेडिकल कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वहीं तीनों नगर निगमों ने अब सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वे निगमों का फंड नहीं दे रहे हैं। सीएम योगी ने चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में सांसद, विधायक और अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को जैविक खेती का रोल मॉडल बनाया जाए। वहीं डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद चित्रकूट भी विकास का प्रवेश द्वार बन सके। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन भारत में कराने का ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रशियन कोरोना वैक्सीन का निर्माण तेज कर दिया गया है। इसमें से करीब 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में कराया जाएगा। इसके अलावा भारत द्वारा बनाए जा रहे कोरोना वैक्सीन में अब रूस भी मदद करेगा। बीएसएनएल ने अपनी सभी इकाइयों को ठेका कार्यों पर खर्चों में कटौती का निर्देश दिया है। इससे ठेकेदारों के जरिए कंपनी के लिए काम कर रहे 20,000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। बीएसएनएल की कर्मचारी यूनियन ने यह दावा किया है। यूनियन ने यह भी दावा किया है कि कंपनी के 30,000 ठेका श्रमिक पहले ही बाहर कर दिए गए थे। साथ ही ऐसे श्रमिकों का पिछले 1 साल से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 10 सितंबर से मंदिर फिर से खोले जाएंगे। 15 सितंबर से राज्य में प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी दी है। मंत्री ने कहा है कि ये फैसला राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। रेल पटरियों के किनारे बनी झुग्गी बस्तियों को हटाने के आदेश को लेकर दिल्ली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि इस आदेश से 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए भाजपा और केजरीवाल जिम्मेदार हैं। अक्षय कुमार ने फौजी नामक एक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। अक्षय ने कहा है कि ये गेम पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत मुहिम के समर्थन में शुरू किया गया है। अक्षय ने कहा कि अब ये गेम खेलने वालों को मनोरंजन के साथ साथ हमारे सैनिकों की शहादत के बारे में भी जानकारी देगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में गणतंत्र बचाओ बांग्ला बचाओ अभियान शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इस मौके पर दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय ने प्रदर्शन भी किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में 14 करोड़ नौकरियां छीन ली हैं। श्रीनिवास ने मध्य प्रदेश में रोजगार 2 अभियान की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। दिल्ली में 30 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश जारी किया है। निदेशालय ने कहा है कि 31
सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र परामर्श लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। 50% शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाओं और अन्य कामकाज के लिए विद्यालयों में बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से स्कूल आने वाले बच्चों को माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में विलंब हो सकता है। महामारी के चलते भूमि अधिग्रहण के काम में देरी हुई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है, परियोजना का काम दिसंबर 2023 में पूरा होना है। अभी तक केवल 63% भूमि का अधिग्रहण ही हो सका है। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार वादे के अनुसार राज्य को जीएसटी में होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर रही है। 3 पृष्ठ के इस पत्र में मुख्यमंत्री ने इसे विश्वास तोड़ने वाली बात बताया है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने निजी अस्पताल में जांच कराने के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने अपनी कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा की है। प्रमोद सावंत ने ट्वीट किया है कि झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच कराई थी। बता दें कि गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सावंत से सवाल पूछा था कि आपने जांच कहां करवाई थी। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुपोषण की समस्या पर पीएम मोदी का विशेष ध्यान है। केजरीवाल ने प्रतिदिन कोरोना वायरस जांच की संख्या बढ़ाकर 40,000 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अगले सप्ताह से लुटियंस दिल्ली में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर जांच शिविर लगाए जाएंगे। 14 सितंबर से संसद के बाहर भी एक शिविर लगाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि कोरोना जांच में 207 डिस्पेंसरी और 38 अस्पताल लगे हुए हैं। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स पर सेबी ने शिकंजा कस दिया है। सेबी ने चोकसी की गीतांजलि जेम्स के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इस कुर्की से 5 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। बता दें कि चोकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामा है। लालू को लेकर झारखंड भाजपा ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि लालू यादव और उनके समर्थक जेल नियमावली का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। दीपक ने कहा कि जब अस्पताल की जगह रिम्स निदेशक के बंगले में उनका इलाज संभव है तो जेल में उनका इलाज क्यों नहीं हो सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाहनों पर जीएसटी की दरों में कटौती की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। सभी संबंधित पक्षों ने इस पर राय दे दी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस नीति की घोषणा की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।